नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, आज हम क्या करेंगे? तो आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास का एक बहुत ही प्यारा सा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भैया, अगर मैं 10वीं की बात करूं, 10वीं की सामाजिक विज्ञान की अगर मैं बात करूं, तो ये 10वीं की सामाजिक विज्ञान की जान है, शान है, क्योंकि इस अध्याय से ना इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और इतने ज्यादा नंबर के प्रश्न आते हैं। 20 से 25 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं। 15 से 20 नंबर के आराम से जो प्रश्न है वो इससे फंसते हैं। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो ये भारत में राष्ट्रवाद ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, अगर मैं भारत की राष्ट्रवाद की बात करूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही है। दूसरा भैया, ये हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है ना, हम आजाद कैसे हुए, किन किन लोगों का भाई योगदान रहा है, और भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहां से होती है, भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर इस चैप्टर को हटके हम बात करें, तो कक्षा 9 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति। कक्षा 9 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, फ्रांसीसी क्रांति। उसमें हमने क्या जाना भाई, कि भैया जो फ्रांस में क्रांति होती है वही कारण बनता है पूरे दुनिया भर में जितनी भी देशों में क्रांति होती है उसका। होता है ना, हम किसी चीज से इंस्पायर होते हैं, किसी चीज से कुछ सीखते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में कोई टॉप कर गया तो आप बोलते हो भैया इसने टॉप किया, मैं भी टॉप करूंगा। तो भैया किसी चीज से हम सीखते हैं, तो हमने सीखा कहां है? भारत के अलावा जो दुनिया के और भी देश हैं उन्होंने सीखा कहां है? तो भैया फ्रांस से सीखा है। ये जो क्रांति है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, सबसे पहले कहां डेवलप हुई थी? ये फ्रांस में डेवलप हुई थी। और ये जो चिंगारी है ये पूरे यूरोप में फैली और पूरे यूरोप से पूरे दुनिया भर के देशों में फैल गई। अच्छा, अगर हमने एक चैप्टर और 10वीं में आप आओगे तो एक और चैप्टर है, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद आप पढ़ोगे तो भैया इसमें हमने जाना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा। ठीक है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, और फिर हमने देखा वो सारी चीजें देखी। उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें हम सारी चीजें देखेंगे कैसे कैसे जो राष्ट्रवाद होता है फ्रांस से अलग अलग देशों में फैल जाता है। फ्रांस से इटली, ठीक है ना, जर्मनी, रूसिया वगैरह, इन सब में फैल जाता है, रशिया वगैरह में, इन सब में, ग्रीस हो गया, इन सब में जो राष्ट्रवाद होता है कैसे फैलता है। वही यूरोप में जब राष्ट्रवाद फैलता है उसके बाद, उसके कई 100 साल बाद भाई आप बोल सकते हो भारत में फैल जाता है। देखो, राष्ट्रवाद, अगर मैं बात करूं यूरोप के राष्ट्रवाद की, भारत के राष्ट्रवाद की, सारी चीजें सिमिलर है, स्टोरी भी सिमिलर है, सब सिमिलर है, सारी चीजें सिमिलरिटी हैं, फंडामेंटल सेम है। बस जो कैरेक्टर्स हैं, जो भाई पात्र हैं हमारे इस राष्ट्रवाद में, उस राष्ट्रवाद में, बस वो अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है। तभी तो हम बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो भैया फ्रांस में क्रांति हुई, ठीक है ना, फ्रांस के बाद यूरोप के जो अन्य देश थे उनमें क्रांति हुई, फिर भाई वही क्रांति कहां पे हुई? भारत में हुई। तभी हम बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो भैया इसमें हम यही करने वाले हैं। भारत के राष्ट्रवाद हम क्या करेंगे भैया? हम भैया डिटेल में पढ़ने वाले हैं भैया भारत में जो राष्ट्रवाद था वो कैसे पनपा। ठीक है, चलिए भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हम कर देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का सर मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है राष्ट्रवाद का? सबसे पहले भाई हम ये जान लेते हैं। तो ये अगर मैं राष्ट्रवाद की बात करूं, इसका मतलब होता है प्रेम। इसका मतलब होता है प्रेम, ठीक है ना भैया। प्रेम तो हम बहुतों से करते हैं भाई, प्रेम तो हम माँ बाप से करते हैं, अपनी प्रेमिका से करते हैं, ठीक है ना, सबसे हम प्रेम करते हैं। तो ये किसके लिए प्रेम की बात हो रही है? तो भैया जो प्रेम भाई किसके लिए होता है? जो प्रेम राष्ट्र के लिए होता है, जो प्रेम राष्ट्र के लिए होता है, यानी कि जो प्रेम आपके अपने देश के लिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। भैया प्यार तो हम बहुतों से करते हैं भैया, प्यार तो हम बहुतों से करते हैं, अलग अलग प्यार होते हैं भाई, ठीक है ना। तो भाई कुछ प्यार जो होते हैं वो जो देश के लिए प्यार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है ना। जो देश के लिए प्यार होता है उसे हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। देश के लिए प्यार कैसा भैया? आप मान लो कहीं घूमने जाते हो बाहर, लंदन में, अमेरिका में, तो उसे क्या बताओगे? हम कहां से हैं? क्या बताओगे उसे? हम भैया यूपी से हैं, हम भैया महाराष्ट्र से हैं, हम भैया एमपी से हैं, या फिर क्या बताओगे? या फिर हम भारत से हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी देश का जो नागरिक है वो बाहर जाएगा, वो बताता है, गर्व से बताता है कि भैया हम भारत देश से हैं, ठीक है। ये क्या है भाई? राष्ट्रवादी तो है। आपको अपने देश से क्या है? अपने देश से प्यार है, अपने देश को अपना मानते हो, तभी तो बताते हो ना हम भारत से हैं। अच्छा, इंडिया मैच खेलती है, क्रिकेट मैच होता है, जब इंडिया जीत जाती है तो आपको खुशी क्यों मिलती है? आपको पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। फिर भी एक अंदर से खुशी आती है। क्या आती है भाई? क्योंकि भैया भारत जो है वो जीत गया है। भैया भारत जब पाकिस्तान को हरा देता है तो कितनी खुशी मिलती है। खुशी मिलने के भैया पैसे थोड़ा होते हैं, पैसे थोड़ा मिलते हैं आपको। खुशी मिल रही है, पैसे थोड़ा मिल रहे हैं उस चीज के। फिर भी क्या होता है भैया? फिर भी आपको क्या होता है? एक राष्ट्रवाद की जो भावना है वो आपके अंदर होती है कहीं ना कहीं, इस वजह से आपको खुशी होती है। तो ये सारे बहुत से तमाम एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम राष्ट्रवाद को डिफाइन कर सकते हैं। भैया राष्ट्रवाद है क्या? तो ये जो देश के लिए प्रेम जो होता है, प्रेम की जो भावना होती है, उसे हम
क्या बोलते हैं उसे, हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो भैया इस चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो भैया भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत करने से पहले एक कहानी और सुनते हैं, थोड़ी सी जो बैकग्राउंड की स्टोरी है, ठीक है ना। हमेशा बोलता हूं कि देखो, जब भी इतिहास पढ़ो तो चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट किया करो, कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहानी की तरह पढ़ो, सिलेबस की तरह मत पढ़ो। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं भैया थोड़ा सा स्टोरी। तो भैया हमारा जो भारत है कब आजाद हुआ था? 1947 में जो हमारा भारत है वो आजाद हो गया था, ठीक है ना। वो क्या हो जाता है, आजाद हो गया था, ठीक है। अच्छा, 1947 की हम बात करें तो हम किसके अधीन थे? तो हम अंग्रेजों के, ठीक है, अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है। भैया अंग्रेज कब आए भारत में? तो या अंग्रेजों की बात करूं, अंग्रेज होते कौन है? जो ब्रिटेन के लोग थे उन्हें हम अंग्रेज बोलते हैं, जो इंग्लैंड के लोग थे उन्हें हम अंग्रेज बोलते हैं। यूरोप के कई सारे जो देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है ना, पोर्तुगीज हो गए, ये सब आए थे भारत में। लेकिन एंड तक टिका कौन? एंड तक भाई टिका भाई हमारा, एंड तक कौन टिका भाई? हमारा जो देश है, मैं कह रहा हूं हमारा जो ब्रिटेन था, जो ब्रिटेन था भाई, ये ही एंड में टिक पाया था। ये कब आया था भाई? ये भारत में कंपनी के रूप में आए थे, ये प्राइवेट कंपनी के रूप में आए थे 1600 के करीब भारत में, ठीक है। ये भारत में क्या करने आए थे भाई? ये व्यापार करने आए थे। ये क्या आए थे भाई? भारत में ये लोग व्यापार करने आए थे। और जब भाई ये भारत में ये व्यापार करने आते हैं तो धीरे धीरे व्यापार करते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि भैया ये जो भारतीय लोग हैं ये कैसे हैं, ये बेवकूफ हैं, इन्हें तुम अच्छे से बेवकूफ बना सकते हो, ये सत्ता की लालच में आके किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये अंग्रेजों ने काम किया, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों का इनके बीच में फूट डालो और राज करो, ठीक है ना, फूट डालो और राज करो, यही नीति थी अंग्रेजों की। तो इनका काम क्या था भाई? इनका काम ये था कि एक काम करते हैं, आपस में अंग्रेजों को आपस में जो भारत के राजा हैं इन्हें लड़वा देते हैं। और क्या होगा भाई? जब इनमें लड़ेंगे आपस में सत्ता के लिए, और फिर हम क्या करेंगे? हम ही इनके बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलेंगे और भैया हम ही इन पे राज करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजों की ये भाई नीति हुआ करती थी, किसके लिए भाई? हम लोगों के लिए। समझ में आ गया? तो ये हुआ क्या भाई? धीरे धीरे 1600 के बाद ये धीरे धीरे क्या करने, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, ठीक है, व्यापार करने आए थे। उस टाइम मुगल थे हमारे देश में, मुगल थे देश में हमारे, तो मुगल उस टाइम काफी ताकतवर हुआ करते थे। तो उस टाइम तो इनकी नहीं चली, लेकिन भैया जैसे ही 1707 में मुगल जो एम्पायर होते हैं, जो मुगल एम्पायर होते हैं, औरंगजेब, इनकी मृत्यु होती है और भैया उधर मराठा जो है वो कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है भाई, उसके बाद जो अंग्रेज होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। मैं बैकग्राउंड की स्टोरी बता रहा हूं, थोड़ी सी बैकग्राउंड, थोड़ा स्टोरी जो है ना, बैकग्राउंड में क्या स्टोरी चल रही है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब भैया देखो 1707 में, उसके बाद 1707 की बात करूं, उसके बाद जो मराठा होते हैं थोड़े से मजबूत होते हैं, लेकिन जो तीसरा युद्ध होता है पानीपत का, इसमें मराठा भी हार जाते हैं। तो ये एक तरफ मुगल कमजोर हैं, एक तरफ मराठा कमजोर हैं, ठीक है ना, और भी जो कई सारे राज्य हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। तो यहां पे अंग्रेजों को मौका मिल जाता है क्या करने का? लड़ाई करने का, ठीक है। फिर क्या होता है भाई? 1757, ठीक है, 1757 की बात करूं भाई, प्लासी का युद्ध होता है, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद भाई जो अवध के नवाब होते हैं, जो मुगल एम्पायर शाह आलम II होते हैं भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, और क्या सुजाउद्दौला वगैरह सब हार जाते हैं अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों से हार जाते हैं भैया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भाई पूरा आधिपत्य आ जाता है किसका भाई? अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो जाता है हमारे भारत देश पे। अच्छा, इन्हें लूटने में ही ज्यादा इंटरेस्ट था हमें, तो भैया ये क्या करते थे? एक टैक्स कलेक्शन राइट है, जो ये सारी चीजें हैं अपने पास ही रखते थे, कर वसूलने का अधिकार अपने पास रखते थे, पैसा ही पैसा होगा। तो आप देखते हो ना आज के टाइम पे जो यूरोप है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो कहीं ना कहीं भारत का ही पैसा गया यूरोप में, अगर हम पहले टाइम की बात करें, ठीक है ना। फिर क्या होता है? फिर अचानक से फिर होता यह है भाई 1857 में जब लोग परेशान हो जाते हैं, 1857 की बात कर रहा हूं, जब लोग परेशान हो जाते हैं वो क्या कर देते हैं? वो क्या कर देते हैं? क्रांति कर देते हैं। क्रांति क्या होता है भाई? अपने राजा को हटाने के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, उसे हम क्रांति बोलते हैं। 1857 में क्रांति हो जाती है और फिर क्या होता है भैया? होता कुछ भी नहीं है, ये जो क्रांति होती है इसे दबा दिया जाता है, और कुछ हमारे ही लोग थे जिन्होंने नहीं होने दिया ये, ठीक है ना। बहुत सारे कारण है इसकी वजह से 1857 की जो क्रांति है, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ये विफल रहती है। अब हम आ जाते हैं कब? हम आ जाते हैं 1900 में। 1900 की बात कर लेते हैं भैया, जो अब शुरू हो जाती है 20वीं शताब्दी, ठीक है। अब 20वीं शताब्दी में भाई आप देख सकते हो कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई? ये भैया इन्हें समझ में आ जाता है, क्या आ जाता है कि भैया जो अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज बेवकूफ बना रहे हैं, अंग्रेज जो है बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है ना। और होता क्या भाई? और यहां से शुरू होता है भाई हमारा असली गेम, यहां से शुरू होता है भाई असली गेम। यहां पे भाई लोगों के अंदर थोड़ी बहुत राष्ट्रवाद की जो भावना है, ठीक है, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो आने लगती है, ठीक है ना। अब तक हमारी कहानी यहां पहुंची है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास में प्रथम विश्व युद्ध की। भैया प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था,
ठीक है ना। अब इस विश्व युद्ध ने एक जो आप बोल सकते हो हमारे अंदर फीलिंग थी नेशनलिज्म की, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उसे कैसे उजागर किया। ठीक है, और हम किसकी बात करेंगे, सत्याग्रह का अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो दोनों जो टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिक हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है ना भैया। सत्याग्रह ये जो शब्द है ये किसने आजाद किया था, ये भैया हमारे जो गांधी जी हैं, गांधी जी हैं, इन्होंने ये शब्द लाए थे भैया। इसके बूते पर भैया उन्होंने पूरे देश को आजाद करवा दिया। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं वो आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भैया प्रथम विश्व युद्ध से भारत का कैसा रिश्ता था। अगर मैं भारत की बात करूं तो भैया भारत प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था इसमें। क्यों शामिल नहीं हुआ था भैया, क्योंकि भैया अगर मैं भारत की बात करूं, भारत किसके अधीन था, भारत अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिशर्स के अधीन था। किसमें भाई, जो ब्रिटिशर, ब्रिटेन जो है इसके अधीन था भारत। ठीक है, भारत इसी के अधीन था। अब भैया बात करूं प्रथम विश्व युद्ध की, इसका कारण जानना जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं आता क्यों हुआ था, ये जान लो भैया। उस पर भारत के जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका भारत पे क्या असर पड़ा। अगर मैं बात करूं भाई प्रथम विश्व युद्ध की, तो इसमें दो शक्तियां थी इसमें। पहली शक्ति थी भाई केंद्रीय शक्तियां और दूसरा था मित्र राष्ट्र। भैया जब तुम्हारी क्लास में लड़ाई हो जाती है, सेक्शन ए की सेक्शन बी से लड़ाई हो जाती है, सेक्शन बी की सेक्शन सी से हो जाती है, तो क्या होता है, दो टीमें बन जाती हैं। तो ऐसे ही सेम प्रथम विश्व युद्ध में दो टीम थी भाई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में दो टीम थी, एक तो थी भाई केंद्रीय शक्तियां और एक भाई मित्र राष्ट्र। ठीक है, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब भैया केंद्रीय शक्तियों की बात करूं तो इसमें कौन था भाई, तो इसमें जर्मनी था जो कि एक मुख्य आप शक्ति बोल सकते हो। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था। आज की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रिया अलग है, हंगरी अलग है। आज की मैं बात करूं, आज के टाइम पे दोनों अलग अलग देश हैं, लेकिन उस टाइम पे दोनों एक ही साम्राज्य हुआ करते थे। ठीक है, और किसकी बात करूं भाई, उस टाइम पे ऑटोमन साम्राज्य था और बुल्गारिया था, ये जो थे भाई वो केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। किसकी बात हो रही है भाई, यहाँ पे केंद्रीय शक्तियों की बात हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पे बात हो रही है, दो पावर थी, केंद्रीय शक्तियां और भैया यहाँ पे मित्र राष्ट्र। ठीक है, केंद्रीय शक्तियों की बात करूं, यहाँ पे जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था और भाई यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे भाई मित्र राष्ट्र जो था, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, रूस था, यहाँ पे जापान था, फ्रांस और भैया अमेरिका। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे पल्ला किसका भारी पड़ रहा है, तो भैया स्टार्टिंग में जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था केंद्रीय शक्तियां जो हैं वो जीत जाएंगी, लेकिन होता क्या भैया, जब अमेरिका की एंट्री होती है 1917 में, तो भैया यहाँ पे सारा जो गेम है वो चेंज हो जाता है और जीतता कौन है, जीतते हैं मित्र राष्ट्र। अच्छा, अब बात आ जाती है भैया भारत से कैसे रिश्ता है इसका, कि सर आप ये बताओ कि भारत से क्या मतलब है इसका, ये विश्व युद्ध तो हो रहा है, इसमें भारत तो है ही नहीं। तो भैया सुनो, भारत उस टाइम क्या था भाई, भारत एक कॉलोनी हुआ करता था, यानी कि भैया भारत में किसका आधिपत्य था, तो भारत में ब्रिटेन का आधिपत्य था। अब ब्रिटेन किसकी तरफ से था भाई, ब्रिटेन भैया मित्र राष्ट्र में था और ब्रिटेन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो कहीं ना कहीं भैया इसका असर जो है भारत में भी देखने को मिला, क्योंकि भैया भारत क्या थी भाई, भारत तो इनके लिए बैंक था भाई। क्या था भैया, भारत बैंक था, पैसे की तरह इन्हें लूटना था। अब भैया जब ये युद्ध होता है तो कोई डंडों से तो होता नहीं है, युद्ध डंडों से नहीं होता। युद्ध में क्या चाहिए होते हैं, गोला बारूद वगैरह चाहिए होते हैं, उनमें भैया लाखों अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो भैया ये जो पैसा था कहां से आता, तो भैया पैसा था भाई वो भारत से ही आता, पैसा जो है भारत से ही आता है ना। अब भैया जब भारत को कॉलोनी बना रखा है तो पैसा कहां से, तो भैया भारत को इन्होंने लूटना शुरू कर दिया, उससे क्या हुआ भाई, लोग नाराज हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एक राष्ट्रवाद की जो भावना है उसे उत्पन्न करता है। ठीक है, और इन सब में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, तुम्हारे गांधी जी का होता है। ये सारी हम डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, अभी मैं पूरा आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है ना, अभी मैं पूरा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है ना, चलिए तो भैया भारत की हम बात कर लेते हैं कि भैया युद्ध में भारत पे क्या असर पड़ा। चलिए, अब यहां पे भाई पहला पॉइंट क्या है भाई, भारत प्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। मैंने ऑलरेडी बता दिया, डायरेक्टली शामिल नहीं था, इनडायरेक्टली शामिल था। क्यों, क्योंकि भैया ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन की कॉलोनी कौन था, भारत था। तो भैया भारत को लूट रहे थे, वो भारत में कर बढ़ा रहे थे, तो इस वजह से भारत पे भी इस चीज का असर पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन उस युद्ध में इंग्लैंड के शामिल होने के कारण भारत पर भी असर पड़ा। ठीक है ना, इंग्लैंड क्या भैया, इंग्लैंड ब्रिटेन का ही हिस्सा है। ठीक है ना, इंग्लैंड जो है उसे ब्रिटेन ही बोलते हैं। तो जो इंग्लैंड है भाई ये शामिल था, तो इसका असर किस पे पड़ा भाई, भारत पे भी इसका असर देखने को पड़ा। ठीक है, चलिए, युद्ध के कारण इंग्लैंड के रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, समझ में आया। जब भाई युद्ध होता है तो मैंने बताया लकड़ी डंडों से तो नहीं होता, युद्ध किससे होता है भाई, युद्ध होता है भाई बारूदों से, गोला से, गोलियों से, इन सब में पैसा खर्च होता है। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो रक्षा संबंधी जो खर्चे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है ना, अब ये पूरा कैसे करें,
रक्षा संबंधी खर्चे जो बड़े हैं इन्हें पूरा कैसे किया जाए, तो भैया उनकी नजर किस पे जाती है, उनकी नजर जाती है भारत पे, ठीक है ना, कि भैया भारत को लूट लो, ठीक है। अब पढ़ते हैं उस खर्चे को पूरा करने के लिए, ठीक है, कर्ज लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो भैया इस खर्चे को पूरा करने के लिए जो इंग्लैंड था भाई, इसने कर्ज लेने शुरू कर दिए और भैया भारत में टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। भारत की मैं बात करूं, स्पेसिफिकली हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम भारत की ही बात करेंगे, तो भारत में भैया टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। जब टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स का बर्डन किस पे आएगा, तो भैया जो गरीब किसान लोग हैं उन पे आएगा, जो व्यापारी हैं उन पे आएगा, तो ये सब जो थे वो परेशान हो गए थे। देखो होता यह है कि भाई देश का हर एक तबका जो था वो अंग्रेजों से परेशान था, देश का हर एक तबका, भैया किसान भी परेशान है, किसान हो गए, आदिवासी हो गए, ठीक है। देश का हर जो तबका है वो अंग्रेजों से परेशान था। और भैया सबके कारण भी क्या था, कारण भी सेम था। देखो परेशानियां सबकी अलग अलग थी, किसानों की कुछ अलग है, व्यापारियों की कुछ अलग है, आदिवासियों की कुछ अलग है, सबकी परेशानी जो है वो अलग अलग है। लेकिन कारण क्या है, कारण सिर्फ एक है, क्या, अंग्रेज, ठीक है ना। तो यहां पे जो हमारे गांधी जी थे इन्होंने एक करने का काम किया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जो भैया क्या क्या जो नतीजे हैं वो भारत में देखने को मिले, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला नतीजा जो है वो भैया जो कस्टम ड्यूटी है, जो कस्टम ड्यूटी है और जो भैया इनकम टैक्स है ये बढ़ जाते हैं। गुरुजी कस्टम ड्यूटी क्या होते हैं, तो भैया ऐसा क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क बोलते हैं। तो भैया कोई भी चीज निर्यात हो रही है, आयात हो रही है, उस पर जो टैक्स लगता है, कोई भी चीज आप भेज रहे हो तो एक बॉर्डर क्रॉस कर रही है तो उस पर क्या लगेगा, उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो कर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। इनकम टैक्स क्या होता है, तो भैया जो आपकी आय है, जो आपकी आय है इस पे जो कर लग रहा है, आपकी आय पे जो कर लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इनकम टैक्स बोलेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ भाई, युद्ध के दौरान जो चीजें हैं वो भी महंगी हो गई। तो भैया जब टैक्स बढ़ जाता है ना, जो आप चीजें खरीदते हो, आप कोई भी बिस्किट का पैकेट खरीदो, कुछ भी XYZ कुछ भी चीज खरीदो, उस पर आप देखा होगा उस पर टैक्स भी लगता है, ठीक है, वैट वगैरह लगता है, GST वगैरह लगता है। तो भैया जब चीजें खरीदो, टैक्स बढ़ रहे हैं तो चीजों के दाम भी तो बढ़ जाएंगे ना। जब आपने टैक्स को दुगना तिगना कर दिया तो चीजों के दाम भी दुगने हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है भाई, युद्ध के दौरान चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। अब क्या हुआ भाई, देख लेते हैं। 1913 से 1918 के बीच की बात करूं तो भैया जो अधिकतर जो चीजें होती हैं उनके जो दाम होते हैं वो दोगुने हो जाते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई, 1913 से 1918 के बीच में जो चीजों के दाम होते हैं कैसे हो जाते हैं भाई, वो दुगने हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है, 2x लिख देता हूं, ठीक है, हटा के 2x लिख दो, दुगने हो जाते हैं। मतलब अगर मान लो कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है, वो 10 की चीज 20 की हो गई। मान लो ये पेन 50 रुपए का है, 50 से 100 का हो गया। तो यहां पे चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। दाम क्यों बढ़े, क्योंकि भाई टैक्स जो था वो बढ़ गया था। टैक्स क्यों बढ़ा, क्योंकि भैया जो ब्रिटेन था जिसने हम पे अधिकार जमा रखा था वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रखा था और उनके खर्चों को पूरा करने के लिए हमारे भारत देश पे इसका जो असर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और अच्छे से पढ़ने की। अब क्या हुआ भाई, इससे क्या हुआ भाई, देखो जब टैक्स वैक्स बढ़ता है इससे सबसे ज्यादा दिक्कतें किसे होती है, तो सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है आम आदमी को। तो भैया आम आदमियों की जो मुश्किलें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। आम आदमियों की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं भैया, देखो अब यहां पे एक चीज और हुई। एक चीज क्या हो गई, यहां पे जबरन सेना में भर्ती भी होने लगी, जबरन भर्ती, ठीक है, जबरन भर्ती। सर ये जबरन भर्ती क्या होती है, तो भैया जब किसी को आप जबरन, मतलब जबरदस्ती, जबरन क्या होता है, जबरदस्ती करना। जब कोई चाहता भी नहीं है भैया सेना में जाने के लिए, उसे आप जबरदस्ती घर से उठा के ले जा रहे हो कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा लड़ने। तो भैया हमारे जो भारतीय लोग थे, जो हमारे भारतीय लोग थे, ये युद्ध में लड़ने जा रहे थे, ये प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने जा रहे थे। अब ये प्रथम विश्व युद्ध में वो लड़ने क्यों जाते हैं, एक तो पहली बात तो ये है कि भाई ब्रिटेन हमारा देश नहीं है। भाई जब कोई देश दूसरे देश से लड़ता है तो अंदर क्या होना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। मान लो आज हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती है तो हम जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे भैया, ठीक है ना, हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। लेकिन उस टाइम पे किसकी, कब की बात हो रही है भैया, 1914 की बात हो रही है। तो इस टाइम पे तो भैया देश में कोई राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं। क्यों, कोई देश ही नहीं था। हमारे देश पे किसका कब्जा था, जो बाहरी शक्तियां हैं, किसका कब्जा था भाई,
जो ब्रिटेन है भाई, जो ब्रिटेन है इसका कब्जा था। तो भैया हम लड़ते क्यों, हम क्यों लड़ते? तो यहां पे हुआ क्या, जब हम लोगों ने मना किया तो यहां पे सेना में जबरन भर्ती होने लगी, लोगों को घर से उठा उठा के भेजा जा रहा था कहां पे, बाहर लड़ने के लिए। तो ये जो चीज थी ये बहुत ज्यादा गलत थी, ये जो चीज थी ना ये बहुत ज्यादा गलत थी। आगे बढ़ते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में काफी आक्रोश था। तो भैया जो ग्रामीण इलाके हैं, स्पेशली कहां पे हुआ है, जो गांव वाले इलाके हैं, लोग सीधे साधे होते हैं, बेवकूफ होते हैं, इतना नहीं पता होता है। यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में लोग थोड़ा सीधा साधा टाइप के होते हैं, थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। आज के टाइम पे तो काफी सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं उस टाइम की बात करूं तो लोग जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और यहाँ पे क्या हुआ, लोगों के मन में आक्रोश था, ठीक है ना। गांव से भर्तियां हो रही थी भाई, जबरदस्ती लोगों को ले जाया जा रहा था, इस वजह से भाई गांव के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। यहाँ पे एक दिक्कत और हुई, यहाँ पे भैया एक दिक्कत और हुई कि भैया उपज बहुत खराब हुई, क्योंकि उस टाइम था क्या, उस टाइम जो भैया हमारा जो कृषि था वो काफी पिछड़ा हुआ था भाई, ट्यूबवेल्स वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, और अंग्रेजों ने तो वैसे भी लूट के रखा था हमें। तो यहाँ पे उपज नहीं हो पाती, इसकी वजह से क्या होता है, उपज ना होने की वजह से भाई यहाँ पे क्या होता है, जो फसल होती है वो अच्छे से क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो एक सिचुएशन आ जाती है भूखमरी की, ठीक है ना, भूखमरी की यहाँ पे एक स्थिति देखने को मिलती है। लोगों के पास खाने को नहीं होता, ऊपर से टैक्स बढ़ा दिए होते हैं, चीजों के जो दाम है वो दुगने हो गए होते हैं, और इन सब का खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा होता है, जो भैया भारत के गरीब लोग होते हैं स्पेशली, और इनकी तादाद जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 70-80% तो गरीब लोग ही होते हैं भारत में, ठीक है ना। तो इनके मन में क्या था भाई, इनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना। समझ में आ गया, फटाफट से बताओ। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना हमने क्लियर कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हुआ क्या, और भी कई सारी चीजें देखने को मिली, और भी कई सारी चीजों को देखने को मिली भैया। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है, महामारी थी भाई। कब फैली थी भाई, ये 1920 के करीब फैली थी, 1918 के करीब फैली थी ये भारत में। और करीबन भारत में 1,20,000, ठीक है, 120 लाख से 130 जो लाख लोग हैं वो मारे गए थे। करीबन आप बोल सकते हो 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। आप बोल सकते हो 1 से 30 करोड़ जो लोग थे वो इसमें मारे गए थे। भैया महामारी क्या होती है, तो अभी आपने देखा होगा कोविड फैला हुआ था, ठीक है ना, आपने देखा होगा कोविड बहुत फैला, उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। तो ये महामारी क्या होती है, जो एक से दूसरे इंसान में फैलती है, जैसे कोविड, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, कोरोना, ठीक है, कोरोना इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। तो कोरोना की तरह ही एक बीमारी थी इन्फ्लुएंजा, ये उस टाइम फैली हुई थी। तो 1921 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, 1921 में जनगणना हुई, और पता चला भैया, क्या पता चला भैया, इसके कारण जो है ना 120 से 130 लाख की जो लोग हैं इनकी मौत होती है। 120 से 130 लाख, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख लोगों की इस महामारी में मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया। और क्या होता है भैया, और भी कई सारी चीजें होती हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा भाई, प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण देखने को मिले, सीधा जो है एग्जाम में आता है आपके। तो आपको ये सारे जो पॉइंट है वो लिख देने हैं। पहला पॉइंट लिखना है भैया, कस्टम ड्यूटी जो थी, और भैया इनकम टैक्स का ये बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट लिख देना है भैया, जो चीजें थी वो महंगी हो जाती हैं, जो चीजें जो थी वो महंगी हो जाती हैं। और क्या होता है भाई, और भैया जो चीजों के दाम होते हैं वो दोगुने हो जाते हैं। और आपको क्या लिखना है, जल्दी से बताओ भैया, सेना में जबरन भर्ती की जाती है, सेना में जबरन भर्ती की जाती है। और क्या होता है भैया, और भैया होता क्या भैया, उपज जो है वो खराब हो जाती है, और आपको जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है वो फैल जाती है। और भैया इसके और जब जनगणना होती है, ठीक है ना, अकाल, ठीक है, अकाल, महामारी, इन सब से क्या होता है, इन सबसे 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 30 लाख जो लोग होते हैं ये मारे जाते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको लिख देना है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भैया प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत पे क्या क्या असर देखने को मिले। ये आपको पूरे जो आंसर है ये छाप देने हैं, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरे वाले टॉपिक पर जाते हैं बिना किसी देरी के। अब भैया सत्याग्रह का अर्थ जान लेते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य की राह पे। सत्याग्रह मतलब, चलो यहां पे लिखते हैं थोड़ा, ठीक है ना। चलो, सत्याग्रह मतलब इसे अगर आप दो भागों में डिवाइड करोगे, एक तो सत्य, एक आग्रह। सत्य का मतलब भाई, सत्य का मतलब आप सही राह पे चल रहे हो, ठीक है ना, सही राह पे चल रहे हो, क्या होता है सत्य, ठीक है ना। आग्रह मतलब अगर हम सत्य की राह पे चलेंगे, सत्याग्रह मतलब सत्य की राह पे चलना, सत्य की राह पे चलना, आग्रह मतलब राह पे चलना। तो क्या होता है भाई, अगर आप दो हिस्सों में इसे डिवाइड करो, कभी भी कोई भी शब्द आपको अगर कठिन लगे तो इसे ना दो भागों में डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। सत्याग्रह यानी कि सत्य मतलब सही बोलना, यानी कि आप सत्य की राह पे चलोगे
तो आपको जीत हमेशा मिली जाएगी। ये किसका कॉन्सेप्ट था भाई? जो महात्मा गांधी जी थे, ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ठीक है ना। महात्मा करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। और भैया इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है भारत को आजादी दिलवाने में। इनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है भारत को आजादी दिलवाने के लिए। तो इनकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने जन आंदोलन का एक नया तरीका अपना लिया, ठीक है ना। जन आंदोलन मतलब जब मतलब जो आंदोलन करते हैं ना, यानी कि सबके साथ मिलकर जो आंदोलन करते हैं उसे हम जन आंदोलन बोलते हैं। तो महात्मा गांधी ने जन आंदोलन का एक नया तरीका अपनाया जिसका नाम था सत्याग्रह। इसका नाम क्या था भाई? सत्याग्रह था। सत्याग्रह का सिद्धांत कहता था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? यहां पे गांधी जी ने बोला कि भैया अगर, ठीक है ना, अगर कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है, अगर आप लड़ रहे हो ना और आपका जो कारण है वो सही है, ठीक है ना, आपका जो कारण है वो सही है, ठीक है ना, तो भैया आपको ना आपके ऊपर जो अत्याचार करने वाला है ना उससे आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है उससे आपको लड़ने की, बल का इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। गांधी का मानना था कि एक सत्याग्रही अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा जीत लेता है। अहिंसा मतलब बिना किसी हिंसा के, ठीक है ना। गांधी जी ने बोला कि देखो अगर जो भी आप पे अत्याचार कर रहा है, अगर आप उसकी अंतरात्मा को ये रियलाइज करवा देते हो, ये एहसास दिलवा देते हो कि वो गलत है, तो आप वहां जीत जाओगे, ठीक है ना। आपको अहिंसा की राह पे चलना है, हिंसा की राह पे नहीं चलना, अहिंसा की राह पे चलना है। बिना किसी हिंसा के आप अपनी लड़ाई को जीत सकते हो। आप बस सही हो, अगर आप सही हो, सत्य की राह पे चलते रहो। अगर आप सही हो और कोई भी आप पे अत्याचार कर रहा है तो आपको बल का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको अहिंसा के मार्ग पे चलना है। आपको किसके मार्ग पे चलना है? आपको अहिंसा की राह पे चलना है। अहिंसा की राह पे चलना है बिना किसी हिंसा के, ठीक है ना। अहिंसा की राह पे चलना है और आपको क्या हो जाए, आपको जीत मिल जाएगी जब आप सामने वाले को ये रियलाइज करवा देते हो। तभी तो बोलते थे ना गांधी जी कि अगर आप एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल कर दो। क्यों? क्योंकि भैया देखो सामने वाला जो होता है ना उसके अंतरात्मा को ये रियलाइज हो जाएगा कि मैंने कुछ गलत किया है और वहीं पे आपकी जीत हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बार, मान लो आप बिना किसी गलती के किसी को डांट देते हो तो फिर आपको बुरा लगता है अंदर से कि यार मेरी गलती है और मैंने उल्टा डांट दिया उसे, तो आपको खुद अंदर से एक गिल्ट फील होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो आपकी जो अंतरात्मा होती है ना उसे ये चीज पता चल जाती है कि आपने कुछ गलत किया है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, उसकी जीत हो जाती है। मान लो सामने वाले को आप डांटे जा रहे हो और वो कुछ नहीं कह रहा, वो चुप है बिल्कुल, तो क्या होगा, एक टाइम पे आके आपको ही ये चीज का एहसास हो जाएगा कि नहीं भाई मैं गलत कर रहा हूं। तो यही गांधी जी का कहना था कि भैया सत्य की राह पे चलते रहो, आपको चीजें जो है वो मिल जाएंगी। आपको विद्रोह करने की जरूरत नहीं है, आपको बल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भैया देखो ये गांधी जी हैं, ठीक है। चलिए अब भैया गांधी जी आए। अब गांधी जी की अगर मैं बात करूं तो गांधी जी अफ्रीका में थे। गांधी जी अफ्रीका में थे और ये भारत कब आए? ये भारत 1915 में आते हैं। इससे पहले कहां थे भाई? ये अपनी वकालत की पढ़ाई करने गए तो अफ्रीका में भाई इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। अफ्रीका की बात करूं मैं, अफ्रीका में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था और भैया ये आंदोलन जो था वो काफी सफल रहा था। ये जो आंदोलन है ये काफी सफल रहा था और यहां पे भी इन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट यूज किया था, सत्याग्रह का, ठीक है ना। तो वहां पे जो लोग थे, वहां पे जो आप बोल सकते हो श्वेत लोग थे, जो आप बोल सकते हो ब्लैक लोग थे और जो ब्राउन लोग थे, तो इनके लिए इन्होंने एक सत्याग्रह किया था क्योंकि वहां के जो लोग थे वो काफी रेसिस्ट हुआ करते थे। वहां पे भी अंग्रेजों का आधिपत्य, जैसे भारत में आधिपत्य है वैसे अफ्रीका में भी अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ करता था। तो भाई उसके लिए इन्होंने एक आंदोलन किया था जिसमें इन्हें बहुत अच्छे से सफलता मिली थी। अब हुआ क्या भाई, जब इन्होंने भारत की स्थिति देखी, ठीक है ना, जब इन्होंने भारत की स्थिति देखी तो भारत में ये आते हैं और इन्हें लगता है कि भैया हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए भारत के लिए। और इन्हें यह भी पता चल गया था भारत के जो लोग हैं, ठीक है ना, इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, अगर मैं नहीं कुछ करूंगा ना इनसे कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये गांधी जी आते हैं, कहते हैं सुनो तुमने अब तक अपने हाथ पैर सब मार लिए, कुछ हुआ नहीं हुआ, अब एक काम करो, अब मेरी बात सुनो, मैं जो स्कीम लाया हूं, मैं जो आइडिया लाया हूं ना, मेरा जो विचार है उसे मान लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लोग कहते हैं चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, हमने हाथ पैर मार लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लड़ने से तो कुछ होता ही नहीं है, तो एक काम करते हैं आप जो बताओगे वो हम मान लेते हैं। तो भैया गांधी जी क्या आते हैं, गांधी जी 1915 में भारत आ जाते हैं और भैया गांधी जी पहले आते हैं और एक साल तक भ्रमण करते हैं। 1915 से 1916 तक तो घूमते हैं, पूरे भारत को घूमते हैं। तभी मैं कहता हूं भैया अगर भारत को अच्छे से जानना है ना तो घूमना शुरू कर दो। तो भैया 1915 से 1916 तक भारत की स्थिति देखते हैं, भ्रमण करते हैं और यहां पे चीजों का जायजा लेते हैं। फिर क्या होता भाई, फिर भैया अपना पहला डेमो दिखाते हैं कब? 1917 में। 1917 में चंपारण के लिए, ठीक है ना, चंपारण जो जगह है कहां पे है भैया? ये बिहार में है, ये बिहार में एक जगह है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट है ये। यहां पे भैया पहला जो आंदोलन है चलाते हैं, दूसरा आंदोलन भी चलाते हैं खेड़ा में, और तीसरा जो आंदोलन होता है वो चलाते हैं अहमदाबाद में, जो मिल मजदूर के लिए एक आंदोलन होता है। और ये तीनों ये आंदोलन होते हैं ना, अगर मैं तीनों आंदोलन की बात करूं, ये क्या होते हैं भाई, ये सफल होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये सफल हो जाते हैं। तो भैया जब ये तीनों आंदोलन जो होते हैं सफल हो जाते हैं, तो ये लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है, लोगों का गांधी जी पे बहुत ज्यादा विश्वास जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसी की हम बात करेंगे, इन तीनों को। अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इन तीनों को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं चंपारण की, तो चंपारण का आंदोलन क्यों हुआ था भाई? अगर चंपारण की बात करें तो यहां पे जो किसान थे बहुत ज्यादा परेशान थे, जो ठीक है ना, एक सिस्टम था तिरमठिया का सिस्टम, ठीक है ना, तीन कठिया सिस्टम जो था, तीन कठिया सिस्टम था, उससे किसान जो थे बहुत ज्यादा परेशान थे। जो आप बोल सकते हो, जो वहां के लोग, जो अंग्रेज थे भाई, वो फोर्स क्या करते थे कि भाई ये लोग नील की खेती करें। ठीक है, तो वहां पे कई सारे कारण थे, टैक्स बहुत ज्यादा लेते थे। अगर मैं खेड़ा की बात करूं तो यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता था। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं कहां की, अगर वही मैं बात करूं अहमदाबाद की, ठीक है, जो मिल स्ट्राइक में हुई थी, जो भी मिल स्ट्राइक हुई थी अहमदाबाद वर्कर्स की, तो ये भाई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी। ये अगर मैं बात करूं तीसरी जो लड़ाई थी, ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, ये किसके खिलाफ थी? ये भैया जो मिल के मालिक थे, बड़ी बड़ी जो मिल हुआ करती थी, सूती कपड़े की मिल हुआ करती थी, उनके जो मालिक थे, उनके लिए ये स्ट्राइक हुई थी। यहां पे गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। ठीक है ना, भूख हड़ताल की थी। तो यहां पे याद रखना, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी भैया? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में की थी। अब भैया अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में जानेंगे, तीनों को एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमने बात की प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो भैया 1914 से 1918 के बीच में हुआ। अब मैं इसकी बात करूं तो किसके बीच में हुआ था? तो भैया ये किसके बीच में हुआ था? ये जो केंद्रीय शक्तियां मित्र देश हैं, इनके बीच में हुआ था। लेकिन भाई भारत का इस पर असर कैसा पड़ा? तो भारत की अगर मैं बात करूं, भारत इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। जब ये भारत में भैया, जब इस पर असर क्या देखने को पड़ा, तो यहां पे क्या होता है, भारत में टैक्स बढ़ जाते हैं, टैक्स बढ़ जाते हैं, कस्टम ड्यूटी बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या होता है भाई, और क्या होता है, जबरन भर्ती होती है। ठीक है, और क्या होता है भाई, सूखा पड़ जाता है और भुखमरी आने लगती है। और क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ फटाफट से, इन्फ्लुएंजा फैल जाता है। ठीक है ना, जिसमें करीबन इन्फ्लुएंजा से प्लस सूखा पड़ने से करीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख जो लोग होते हैं ये मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे हैं, ये सारे जो असर हैं वो देखने को मिलते हैं भारत में। तो ये जो सीधे सीधे पॉइंट्स हैं आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख देने हैं। और क्या होता है भाई, अगर आप सत्याग्रह की अर्थ की बात करूं तो यहां पे क्या था भाई, सत्य की राह पे चलो, सीधा सा मतलब था, सत्य की राह पे चलो। ये ठीक है, ये किसने निकाला था भाई, ये गांधी जी थे। गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने देखा भैया गांधी कि भैया देखो यहां पे लड़ाई वगैरह करने से अंग्रेज भागने वाले हैं नहीं, तो ये गांधी जी ने कहा क्या करो भाई, सत्य की राह पे चलो। ठीक है ना, अहिंसा के मार्ग पे चलो, हमेशा अहिंसा के, यानी कि कोई भी हिंसा मत करो। अगर आप सही हो तो भैया जो आप पे अत्याचार कर रहा है ना, तो आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। यही कॉन्सेप्ट था किसका, सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था, जो गांधी जी थे ना, इन्होंने इसे इस्तेमाल किया था कहां पे, तो गांधी जी ने इसे अफ्रीका में इस्तेमाल किया था। जब वो भारत आए तो भारत गांधी जी ने इसे क्या करना शुरू किया, इसे अप्लाई करना शुरू किया। तो 1915 में जो गांधी जी होते हैं, भारत आते हैं, फिर यहां पे जो 3 सत्याग्रह है, कौन सा वाला भाई, एक चंपारण, ठीक है, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। ये जो 3 जो आंदोलन होते हैं, ये बहुत ही व्यापक रूप से गांधी जी चलाते हैं। ठीक है ना, कौन से आंदोलन की बात हो रही है भैया, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो इनकी हम बात करेंगे कब, इनकी हम बात करेंगे अगली क्लास में डिटेल में। ठीक है, चलिए तो अब भाई आगे बढ़ते हैं, क्विज का टाइम है, क्विज खेल लेते हैं भैया। जितना पढ़ाया है क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे आपको, जितना मैंने पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो भैया पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या है भैया, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है यह आपको बताना है। पहला सत्य का रास्ता, दूसरा जटिलता का रास्ता, तीसरा किसानों का रास्ता, चौथा मजदूरों का रास्ता, यह आपको बताना है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो 1916 में हुई, 1918 में हुई,
या फिर 1917 में हुई, या फिर 1914 में हुई? तो ये भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये जितने भी प्रश्न हैं ये मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आने भी चाहिए। और भैया प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो जो प्रथम विश्व युद्ध होता है वो समाप्त कब हो जाता है? 1917 में, 1918 में, 1919 में, या फिर 1920 में? तो और आखिरी क्वेश्चन है पांचवा, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये गांधी जी आते हैं 1900 कब, आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। 1918 में, 1917 में, 1919 में, या फिर 1914 में? तो ये सारे जो प्रश्न है वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो भैया इसका आंसर क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका जो भैया ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल सही है, सत्य का रास्ता, ठीक है ना। इसका ना क्या भैया, इसका मतलब सत्य का रास्ता। तो गांधी जी ने क्या बोला था भैया? सत्याग्रह का अर्थ क्या है भाई? अगर आप सच की राह पर चल रहे हो, ठीक है ना, अगर आप सच की राह चल रहे हो, अहिंसा का मार्ग अपना रहे हो, तो वही क्या है? वही सत्याग्रह है, ठीक है, वही सत्याग्रह है। और हाँ, गांधी जी की किताब आई थी 1919 में, हिंद स्वराज करके, 1909 में, तो इसमें भी इन्होंने सत्याग्रह के बारे में बात कही थी, ठीक है, इसमें भी उन्होंने सत्याग्रह के बारे में बात की थी। तो भैया ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अब भैया दूसरे प्रश्न में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मैंने बताया कब हुई थी भैया? 1914 में, 1914 में हुई थी भाई। मित्र राष्ट्र जो थे, जो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, और जो केंद्रीय शक्तियां थी, केंद्रीय शक्तियां जो थी, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो भैया कब हुआ था भैया? ये 1914 में शुरू हो गया था। दूसरे की बात कर लेते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये गांधी जी पढ़ने गए थे, ठीक है, वकालत का जो कोर्स है वो करने गए थे भैया, भारत लौटे। तो कब लौटे? तो भैया ये 1915 में भारत लौट आए थे। भारत लौटे क्यों थे? क्योंकि भारत में भी ये कुछ क्या करना चाहते थे, ये सत्याग्रह, सत्याग्रह करना चाहते थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भारत जो है आजाद हो जाए, ठीक है। चलिए प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो मैंने बताया था भैया 1914 में शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ था? 1918 में। तो भैया 1918 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भैया गांधी जी कब आते हैं? गांधी जी आते हैं 1915 में, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया 1915 से 1916 तक ये भ्रमण करते हैं, ये चीजों का जायजा लेते हैं। ये क्या करते हैं भाई? ये चीजों का जायजा लेते हैं। फिर क्या होता है भैया? फिर इन्हें समझ में आ जाती है चीजें कि भैया भारत के जो लोग हैं इनमें अंदर से काफी गुस्सा भरा हुआ है और इनमें काफी अंदर से जोश भी है, लेकिन इस जोश का सही इस्तेमाल करना है, बस इस जोश का ना सही इस्तेमाल करना है, तो चीजें क्या हो जाएंगी? बिल्कुल सही हो जाएंगी और हमें क्या है भाई? हमें आजादी मिल जाएगी। तो ये गांधी सोचते हैं भैया 1917 में, ठीक है ना। तो भाई 1917 की मैं बात करूं तो यहां पे शुरू क्या होता है? यहां पे भैया आप बोल सकते हो चंपारण जो आंदोलन है, ठीक है, चंपारण आंदोलन है वो शुरू हो जाता है। चंपारण कहां पे भाई? तो चंपारण बिहार में है। बिहार में क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, चंपारण। आप बोल सकते हो ये जो नेपाल का बॉर्डर है ना, जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये जो चीजें थी वो आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे भैया? ये वो जो आज का लेक्चर है इसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम ये जो 3 टॉपिक हैं ये पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप ये देख लो आपके होमवर्क प्रश्न क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यानी डिटेल में आपको बताया भैया कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, सत्याग्रह का सिद्धांत बताइए भैया। सत्याग्रह का सिद्धांत था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब आपको ये लिख के बताना है, ठीक है ना, ये आपको लिख के बताना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसानों पर क्या क्या अत्याचार हुए? जो किसान थे भाई उन पे क्या क्या अत्याचार देखने को मिले? क्या क्या अत्याचार किसानों पे देखने को मिले? और भाई तीसरा, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? तो ये आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, गैस करो, थोड़ा सा बता देता हूं। अहमदाबाद में स्ट्राइक में इन्होंने भाई पहली बार भूख हड़ताल की थी। इसे बहुत ही अच्छे से लिखना है आपको, इसे बहुत ही अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है? गांधी जी के द्वारा आयोजित किए गए तीनों सत्याग्रह की विवेचना कीजिए। तो ये कौन से सत्याग्रह थे? तीनों कौन से सत्याग्रह थे? चंपारण सत्याग्रह,
खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये 3 सत्याग्रह करे थे, इन्हें हम अगली क्लास में भाई डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो भैया अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में भैया ये जो तीनों चीजें हैं भैया, इन्हें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तीनों चीजों को हम भैया डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक पढ़ेंगे चंपारण के किसानों का आंदोलन, ठीक है ना। और भैया इसमें राजकुमार शुक्ला जी होते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। खेड़ा की बात करेंगे, खेड़ा है कहां पे भैया? खेड़ा गुजरात में है। खेड़ा कहां पे भाई? खेड़ा गुजरात में है। और भैया जो अहमदाबाद है ये भी कहां है? ये भी गुजरात में। तो ये खेड़ा का जो आंदोलन है वो देखेंगे, और अहमदाबाद में भाई जो मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने जो आंदोलन किया था भाई, भूख हड़ताल की थी, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, और भी कई सारी चीजें पढ़नी बाकी हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो धीरे धीरे पढ़ना है और चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करते रहना है, ठीक है ना। चलिए, तो भाई आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।